लास्ट के लेक्चर में हमने अपना ब्रांच अकाउंट का जो फर्स्ट मेथड है हेड ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट में डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए वो हमने स्टडी किया था। वो था हमारा डेटर सिस्टम या डायरेक्ट मेथड। अब इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। कई बार हेड ऑफिस हमारा क्या करता है, ब्रांच को गुड्स जो सेंड करता है वो इनवॉइस प्राइस पे सेंड करता है। यहाँ से जो गुड्स सेंड की जाती है वो इनवॉइस प्राइस पे सेंड की जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये गुड्स थी हमारी 1 लाख की, इनकी कॉस्ट थी हमारी 1 लाख और ये जो गुड्स हैं 20% प्रॉफिट इंक्लूड करते हुए 1,20,000 की सेंड की जाती है ब्रांच को। तो ये जो है हमारा क्या है, इनवॉइस प्राइस है। इनवॉइस प्राइस में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों इंक्लूड होते हैं। अब हेड ऑफिस ब्रांच को जो है गुड्स कई बार इनवॉइस प्राइस पे, अब कई ब्रांच जो है, अब हेड ऑफिस ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे गुड्स इसलिए सेंड करता है ताकि एक तो वो बेटर कंट्रोल एस्टेब्लिश कर सके ब्रांच के ऊपर। दूसरा, हेड ऑफिस कई बार ये नहीं चाहता कि ब्रांच उसके एक्चुअल प्रॉफिट जाने। वो ये ऐसा इसलिए करता है ताकि अगर ब्रांच को पता चलेगा कि हेड ऑफिस का एक्चुअल प्रॉफिट क्या है तो ब्रांच के जो मैनेजर हैं या ब्रांच के जो एम्प्लॉई हो वो हायर सैलरी की डिमांड करेंगे। इस सिचुएशन से बचने के लिए हेड ऑफिस क्या करता है, गुड्स को इनवॉइस प्राइस पे सेंड करता है, अपने प्रॉफिट को वो रिड्यूस कर देता है। ठीक है। अब जैसे उसने 1 लाख का माल 1,20,000 पे ब्रांच को सेंड किया। ब्रांच ने मान लेते हैं 10,000 एक्सपेंसेस किए और ये जो गुड्स है ये 1,50,000 में सेल कर दिया। तो अब ब्रांच के अकॉर्डिंग तो प्रॉफिट, ब्रांच को जितना पता है ब्रांच के अकॉर्डिंग तो प्रॉफिट है इसका 20,000 ही, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉफिट हेड ऑफिस जनरेट कर रहा है वो कितना जनरेट कर रहा है, 40,000। अब अगर ब्रांच को ये पता चले कि हेड ऑफिस का जो प्रॉफिट है वो 40,000 तो इसके जो स्टाफ है वो हायर सैलरी की डिमांड कर सकते हैं। तो इसीलिए हेड ऑफिस क्या करता है, गुड्स को इनवॉइस प्राइस पे सेंड करता है ब्रांच को। या इसके अलावा हेड ऑफिस गुड्स इनवॉइस प्राइस पे इसलिए सेंड करता है ताकि हेड ऑफिस श्योर हो सके कि ब्रांच उसके इनवॉइस प्राइस पे या उससे अबोव सेल करे, ताकि वो जो कुछ प्रॉफिट है, जो हिडन प्रॉफिट है वो तो श्योर हो। जैसे 1 लाख का माल 1,20,000 में सेंड किया गया तो ये 20,000 का जो प्रॉफिट है हेड ऑफिस का ये तो श्योरिटी में आ जाता है, क्योंकि ब्रांच जो है वो इस अमाउंट पे या इससे अबोव प्राइस पे सेल करने की कोशिश करेगा इन गुड्स को। तो ये 20,000 का प्रॉफिट हमारा जो है वो ऑलरेडी हम जनरेट कर लेते हैं जैसे ही हमने गुड सेंड किया और वो सेल हो जाती है। तो क्योंकि जो ब्रांच है वो इससे बिलो प्राइस के ऊपर सेल नहीं करेगा, तो इसीलिए हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे गुड सेंड कर दिया जाता है। अब इनवॉइस प्राइस पे जो गुड सेंड किया जाता है वो कुछ एक क्वेश्चंस में 2 तरीके से आपको स्टेटमेंट दी मिलेंगी। एक तो आपको दिया मिल सकता है कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एट द रेट ऑफ 20%। क्या आप प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इंक्लूड करते हो 20% की रेट से। अब जो क्वेश्चन आपको दिए मिलेंगे उनमें सिर्फ इनवॉइस प्राइस आपको दिया मिलेगा, इनवॉइस प्राइस आपको दिया मिलेगा, आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दिया मिलेगा। तो उस केस में आपको प्रॉफिट अगर कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अब जैसे यही प्राइस आपको दे रखा है, यही प्राइस आपको दे रखा है कि इनवॉइस प्राइस आपका 1,20,000 है और प्रॉफिट जो है वो ऐड करती है हेड ऑफिस, ऐड करता है हेड ऑफिस 20% कॉस्ट पे। तो इनवॉइस प्राइस हमें दे रखा है 1,20,000। तो इससे अगर हमें प्रॉफिट की अमाउंट कैलकुलेट करनी हो इससे रेट से और इनवॉइस प्राइस से, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। 1,20,000 आपकी वैल्यू है 120% की, कॉस्ट हमेशा हमारा 100% होता है
और 20% प्रॉफिट 120%। 120% की वैल्यू हमारी 1,20,000, हमें चाहिए 20% की वैल्यू। इस तरीके से जब हम निकाल लेंगे तो ये हमारी आ जाएगी अमाउंट 20,000 की। अमाउंट जो हमारी प्रॉफिट की इंक्लूड है इस अमाउंट में वो 20,000 है। और अगर हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी हो तो इसमें से 20,000 अगर हम लेस कर दें तो कॉस्ट आ गई हमारी 1 लाख। अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 1 लाख का 20% आप कैलकुलेट करो, 20,000 आएगा। 20,000 प्लस 1 लाख, 1,20,000 जो कि इनवॉइस प्राइस के इक्वल है। तो या तो आपको इस तरीके से दिया मिलेगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट में प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, या फिर आपको इस तरीके से दिया मिलेगा प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस। अगर आपको ये दिया मिलता है तो ये तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको इनवॉइस प्राइस दिया मिलेगा। अब जैसे इनवॉइस प्राइस आपको दे रखा है 1,20,000, अब इस पर एक सर्टेन परसेंटेज से प्रॉफिट इंक्लूड करता है हेड ऑफिस, तो 1,20,000 का 10% अगर ऐड करता है तो 10% इसकी वैल्यू आएगी 12,000। अब 12,000 इसमें से लेस हो जाएंगे, तो इस बार जो कॉस्ट हमारी आएगी वो 1,08,000 आएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार हमें जो प्रॉफिट दिया गया है वो इनवॉइस प्राइस पे दिया गया है। तो इस तरीके से आप इनवॉइस प्राइस वाला कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब इनवॉइस प्राइस पे अगर हेड ऑफिस गुड्स सेंड करता है, हेड ऑफिस इनवॉइस प्राइस पे अगर जैसे 1 लाख की गुड्स इसने इनवॉइस प्राइस पे 1,50,000 की ब्रांच को हैंडओवर की या ब्रांच को सेंड की, तो उस केस में जब हम हेड ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट में ब्रांच का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो ये जो ब्रांच का अकाउंट है ये एक्चुअल प्रॉफिट आपका रिवील नहीं करेगा। क्यों रिवील नहीं करेगा? क्योंकि ब्रांच जो अकाउंट है वो तो शो करेगा जैसे अगर इस ब्रांच ने 10,000 एक्सपेंसेस किए हों तो इस ब्रांच अकाउंट से तो हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट हमारा कितना है 40,000। कैसे निकलेगा? अगर सॉरी मैंने स्टेटमेंट पूरी नहीं लिखी, हम पूरा लिख देते हैं इसको। एक्सपेंसेस अगर हमारे 10,000 के हैं और ये जो ब्रांच ने ये गुड्स है ये अगर सेल की है 2 लाख में, 2 लाख में सेल कर दी, ना तो ओपनिंग स्टॉक था ना क्लोजिंग स्टॉक है। अब 2 लाख में अगर सेल कर दी तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1,50,000 की गुड्स थी, 10,000 एक्सपेंसेस होगी, टोटल मिला के 1,60,000 कॉस्ट आई, 2 लाख की सेल हुई, 40,000 प्रॉफिट। तो ब्रांच जो अकाउंट है वो हमारा 40,000 प्रॉफिट रिवील करेगा। अगर हम इस इन्फॉर्मेशन को ब्रांच अकाउंट में पुट करते हैं तो ब्रांच अकाउंट हमारा 40,000 प्रॉफिट शो करेगा, जो कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है ब्रांच का, क्योंकि हेड ऑफिस का, क्योंकि हेड ऑफिस के लिए जो कॉस्ट थी गुड्स की वो 1 लाख थी और एक्सपेंसेस ऐड हो गई 1,10,000। टोटल जो हमारी कॉस्ट आई जो गुड्स हमने सेल की उसके लिए 1,10,000 थी, हमने सेल की है 2 लाख में, 2 लाख में सेल की ब्रांच के थ्रू। तो टोटल जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है हेड ऑफिस के लिए ब्रांच के द्वारा वो 90,000 का जनरेट हो रहा है। ये एक्चुअल प्रॉफिट ये है। अब ब्रांच के द्वारा जो 40,000 का प्रॉफिट रिवील हो रहा है वो तब होगा जब हम ब्रांच अकाउंट में जो लोडिंग या जो प्रॉफिट हमने इंक्लूड किया है उसके लिए एडजस्टमेंट न करें। अगर हम एडजस्टमेंट कर देंगे तो ब्रांच के द्वारा, ब्रांच अकाउंट के थ्रू ही हम एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो एडजस्टमेंट किस तरीके से की जाएगी वो देख लेते हैं हम। देखो लोडिंग जो हमारी प्रॉफिट को लोडिंग भी बोल दिया जाता है, इसमें जो इंक्लूड आप करते हो गुड सेंड करते वक्त लोडिंग भी हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो अब जब भी हेड ऑफिस गुड सेंड करेगा ब्रांच को तो उसमें लोडिंग इंक्लूड होगा। अब ब्रांच के पास जो गुड सेंड की गई अगर उसमें से कुछ स्टॉक रह जाए तो उसमें भी लोडिंग इंक्लूड है, और अगर ब्रांच के पास पिछले साल का कुछ स्टॉक हो तो उसमें भी लोडिंग इंक्लूड है। तो गुड्स से रिलेटेड जितने भी आपकी ट्रांजैक्शन होती है ब्रांच और हेड ऑफिस की उन सभी में लोडिंग इंक्लूड होता है। तो उन सभी का लोडिंग कैंसिल आपको करना होगा। तो किन किन से रिगार्डिंग आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच या गुड्स इन ट्रांजिट,
या गुड्स आपकी रिटर्न कर दी जाती है ब्रांच के द्वारा। अगर ब्रांच रिटर्न कर देता है गुड्स को तो वो भी गुड्स से रिलेटेड है, तो उन केस में आपको क्या करना होता है, एडजस्टमेंट करनी होगी। एडजस्टमेंट आप एंट्री क्या करोगे, एडजस्टमेंट करने के लिए ओपनिंग स्टॉक में जो लोडिंग इंक्लूड है उसको कैंसिल करने के लिए आप एंट्री क्या करोगे। देखो 1 लाख की गुड्स हमने 1,50,000 की सेंड कर दी। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की तरफ फिर बढ़ेंगे। ये भी मैं एक बार रफ कर देता हूँ। 1 लाख की गुड्स हमने 1,50,000 की शो कर दी। अब जब हमने ये गुड्स सेंड की तो हमने एंट्री क्या की, हमने ब्रांच को अपना क्या बनाया, डेटर बनाया, ब्रांच अकाउंट डेबिट। हमने उसे डेटर बना दिया 1,50,000 से टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, GSB शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं गुड्स सेंड टू ब्रांच के लिए, गुड्स सेंड टू ब्रांच 1,50,000। अब ये एंट्री कर देने से क्या होगी, आपकी मिस्टेक होगी। हेड ऑफिस में जो ब्रांच अकाउंट बनाएंगे उससे जो प्रॉफिट हमारा रिवील होगा वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा। अब इसको लोडिंग को कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप इसकी रिवर्स एंट्री कर दोगे तो कैंसिल हो जाएगा ये। अगर आप इसकी पूरी की पूरी रिवर्स एंट्री कर देते हो तो ब्रांच अकाउंट आपका डेटर ही नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल वैल्यू से डेटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी रिवर्स एंट्री आपको करनी होगी। इसकी रिवर्स एंट्री आप क्या करोगे, लोडिंग के लिए इसकी रिवर्स एंट्री, गुड्स सेंड टू ब्रांच आपका क्या हो जाएगा, GSB अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट, जो भी लोडिंग की वैल्यू है उससे, टू ब्रांच अकाउंट लोडिंग की वैल्यू से। ये ध्यान रखना आपने, लोडिंग की वैल्यू से आपने रिवर्स एंट्री करनी है, ठीक है। ये एंट्री हो जाएगी गुड्स सेंड टू ब्रांच अगर लोडिंग प्राइस पे सेंड की जाती है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ लेना है, हमने ब्रांच को डेटर बनाया 1,50,000 से, जबकि वो डेटर बनना चाहिए था 1 लाख से, क्योंकि गुड्स तो हमारी 1 लाख की थी, तो एक्सेस में डेबिट हो गया था तो हमने उसको क्रेडिट किया है। ये एक्सेस में क्रेडिट हो गया था, उसको हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। तो इसकी रिवर्स एंट्री हमने कर दी। अब इसी तरीके से अगर गुड्स रिटर्न कर दी जाती है ब्रांच के द्वारा तो उस केस में आप क्या करोगे, उसके लिए आप एंट्री करते हो इसकी रिवर्स ही। गुड्स जो सेंड की जाती है अगर वो रिटर्न कर दी जाती है आप इसकी रिवर्स एंट्री करते हो, फिर उसकी रिवर्स एंट्री करोगे आप लोडिंग के लिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो गुड्स सेंड की गई, जैसे 1,50,000 की इनवॉइस प्राइस पे सेंड की गई है गुड्स, अब इसमें से इनवॉइस प्राइस पे ही 20,000 की गुड्स अगर आपको वापस कर देता है ब्रांच, रिटर्न 20,000 की, तो यहाँ जो बाकी रहेगा रिमेनिंग 1,30,000, आप जो लोडिंग कैंसिल करोगे वो 1,30,000 पे कैंसिल करोगे, न कि 1,50,000 पे। अब इससे क्या होगा, आपको रिटर्न पे भी लोडिंग कैंसिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ठीक है। तो एट द लास्ट हमने जो गुड सेंड की वो 1,30,000 की सेंड की है इनवॉइस प्राइस पे, तो इसी को हमें कैंसिल करना है। तो गुड्स जो ब्रांच के द्वारा रिटर्न कर दी जाती है उसे, उस पर आप लोडिंग को कैंसिल नहीं करोगे, उसे डायरेक्टली लेस कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद जो वैल्यू रहेगी उसको आप कैंसिल करोगे, ठीक है। उस लोडिंग को आप कैंसिल कर दोगे उस अमाउंट पे। अब ये तो हो गया गुड्स सेंड के लिए और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच के लिए। अब हम बात कर लेते हैं ओपनिंग स्टॉक के लिए। ओपनिंग स्टॉक जब आप स्टार्टिंग में एंट्री करते हो ओपनिंग स्टॉक शो करने के लिए, तो एंट्री क्या करते हो, ब्रांच अकाउंट आपका क्या होता है, डेबिट होता है, टू ओपनिंग स्टॉक आप एंट्री ये करते हो। अब जब इसमें लोडिंग इंक्लूड है, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो हम इसकी रिवर्स एंट्री करेंगे। ब्रांच को हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है, टू हमें करना है ब्रांच अकाउंट। लेकिन हम यहाँ ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे स्टॉक रिजर्व। एक नया अकाउंट हम ओपन कर लेते हैं स्टॉक रिजर्व का, ओपनिंग स्टॉक की बजाय। अब ये आपने ध्यान में रखना है, जब भी आप ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक से डीलिंग कर रहे हो तो आपने रिवर्स एंट्री करते वक्त ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं नोट करना है, आपने स्टॉक रिजर्व नोट करना है, ठीक है। स्टॉक रिजर्व अकाउंट हम ओपन कर लेते हैं। ये रिवर्स एंट्री हो जाएगी, ठीक है। जहाँ पे भी ओपनिंग स्टॉक था उसको आपने रिप्लेस कर देना है स्टॉक रिजर्व से, जब आप लोडिंग को कैंसिल कर रहे हो, ठीक है। अब ये ओपनिंग स्टॉक के लिए। क्लोजिंग स्टॉक के लिए, क्लोजिंग स्टॉक के लिए आपकी एंट्री क्या होती है स्टार्टिंग में, क्लोजिंग स्टॉक के लिए आप एंट्री करते हो स्टार्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट आप करते हो,
टू आप करते हो ब्रांच अकाउंट। जब आपको लोडिंग इसमें से कैंसिल करनी है तो इसकी रिवर्स एंट्री में आप क्या करोगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट करोगे। टू क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक की जगह स्टॉक रिजर्व, ठीक है, ये वाली एंट्री आप करोगे क्लोजिंग स्टॉक के लिए। एक और रह गया, आप गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट के लिए आप एंट्री क्या करते हो, गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट करते हो टू ब्रांच अकाउंट। अब ये क्यों करते हैं, कल ही हमने डिस्कस कर लिया था। अब जब हम लोडिंग इसमें से कैंसिल करेंगे तो इसकी रिवर्स एंट्री हमें करनी है, ब्रांच अकाउंट डेबिट होगा टू गुड्स इन ट्रांजिट, ये वाली एंट्री हम कर देंगे। गुड्स इन ट्रांजिट में लोडिंग इंक्लूड है, उसको कैंसिल करने के लिए, ठीक है। तो ये एंट्रियां होंगी लोडिंग को कैंसिल करने के लिए। अब इस पे बेस एक क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ जाओ। जैसे आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 3 देखो आप, हमें प्रिपेयर करना है ब्रांच अकाउंट। अब इलिस्ट्रेशन की स्टेटमेंट देखो आप, मल्होत्रा लिमिटेड हैज़ ए ब्रांच एट अजमेर टू विच ऑल गुड्स आर इनवॉइस एट कॉस्ट प्लस 20%। अब जो हमें दे रखा है कॉस्ट प्लस 20% इज इक्वल टू आपका क्या है, इनवॉइस प्राइस। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में ये कहता है, ब्रांच कीप इट्स ओन सेल लेजर एंड डिपॉजिट ऑल कैश रिसीव डेली टू द हेड ऑफिस। ब्रांच अपने सेल लेजर खुद बनाती है और हेड ऑफिस को डेली जो कैश रिसीव करती है वो सेंड कर देती है। ऑल ब्रांच एक्सपेंसेस आर टू बी पेड बाय हेड ऑफिस, सारे एक्सपेंसेस ब्रांच के हेड ऑफिस पे करता है। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2012 फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है 31 मार्च 2012 के लिए, तो हम प्रिपेयर करेंगे ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग हम लिख सकते हैं या फॉर द पीरियड हम लिख सकते हैं 31 मार्च 2012 के लिए। और ये ब्रांच हमारी अजमेर ब्रांच, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट आपको पता ही है, डेट एंड वो पर्टिकुलर एंड अमाउंट भी आपको पता ही है कैसे लिखते हैं हम, वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लोगे। पर्टिकुलर एंड अमाउंट। अब फटाफट हम पुट करते चलते हैं जैसे जैसे ये हमें स्टेटमेंट बताता है। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2011, स्टॉक हमारा 2011 को वो दे रखा है हमें 1 मार्च 2011 को 33,000। तो हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक आप ब्रांच अकाउंट के किस साइड दिखाओगे, डेबिट साइड। जो रूल मैंने आपको बताए थे डायरेक्टली ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए कि ब्रांच को हम एज एन अपना डेटर मानते हुए, एज्यूम करते हुए हेड ऑफिस का, फिर हम ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक हम ये मान लेते हैं कि जब क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा पिछली साल, वो ब्रांच ने हैंड ओवर कर दिया होगा हेड ऑफिस को, और फिर ईयर के स्टार्टिंग में हेड ऑफिस ने फिर से ब्रांच को हैंड ओवर किया। तो उस केस में ब्रांच क्या है, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू से डेटर बन रही है। इट मीन्स डेटर के रूप में उसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड हम नोट करेंगे टू बैलेंस बीडी। अब ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है वो हम नोट डाउन कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमारी 33,000। अब हमें पता है कि जो गुड्स है वो इनवॉइस प्राइस पे सेंड की जाती है, तो इस जो प्राइस है इसमें लोडिंग इंक्लूड होगा। इसको कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी रिवर्स एंट्री करनी होगी। जब ये डेबिट साइड हुआ है तो इसकी रिवर्स एंट्री, ओपनिंग स्टॉक जब आपका डेबिट साइड से हुआ है, जब इसकी रिवर्स एंट्री हम करेंगे तो ये क्रेडिट साइड से होगा। क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे, बाय स्टॉक रिजर्व। अब हमें
ओपनिंग स्टॉक वर्ड यूज नहीं करना है, हमें करना है स्टॉक रिजर्व। अब इसमें वैल्यू कितनी इंक्लूड है वो हम कैसे निकाल लेंगे, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि 33,000 जो है वो वैल्यू है आपकी 120% की, क्योंकि कॉस्ट आपकी 100% होती है और 20% इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, तो ये 120% की वैल्यू है। आपको चाहिए कितने की, 20% की चाहिए आपको, तो जो प्रॉफिट इंक्लूड है इसमें जब आप कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5,500, तो हम यहाँ नोट कर देंगे 5,500, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें बताता है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2012। अब क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक हम क्रेडिट साइड नोट करेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, या बाय बैलेंस हम लिखेंगे, बाय बैलेंस CD। अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 39,000 का। अब 39,000 भी क्या है, इसमें लोडिंग इंक्लूड है। अब इसका लोडिंग कैंसिल करने के लिए हम इसके अपोजिट साइड डेबिट साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू स्टॉक रिजर्व। हम अमाउंट कितना शो करेंगे, 39,000 वैल्यू है, 120% की हमें चाहिए, 20% की जब हम कैंसिल करते हैं तो वैल्यू आ जाती है हमारी 6,500। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी 6,500, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक हमने नोट डाउन कर दिया। अब उसके बाद ये कहता है गुड्स सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 3,90,000। अब आपने ड्यूरिंग द ईयर गुड्स सेंड की है ब्रांच को वो 3,90,000 की, तो जब आप गुड्स सेंड करते हो तो डेबिट साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड लिखोगे, क्योंकि आपने 3,90,000 की गुड्स सेंड की है। तो गुड्स अगर आपने ब्रांच को हैंड ओवर की है तो ब्रांच उस वैल्यू से आपका डेटर बन गया, तो डेटर्स के रूप में उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई। जब इंक्रीज हुई तो डेबिट साइड टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 3,90,000 की हमने गुड्स सेंड की। अब नेक्स्ट लाइन में हमें ये कहता है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, तो हम पहले गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच के लिए कर देते हैं। जब गुड्स आप सेंड करते हो डेबिट साइड, जब रिटर्न करते हो तो इसके अपोजिट बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, आप ब्रैकेट में लिख दोगे रिटर्न। ये गुड्स रिटर्न है, कितने की आपने रिटर्न की है, 13,500, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट में कहता है सेल्स, तो गुड्स से रिलेटेड अब हमें क्या करना होगा, टोटल हमने सेंड की थी 3,90,000 की, उसमें से 13,500 वो रिटर्न कर चुका है। तो अभी भी हमारे पास कितने की, इट मीन्स ब्रांच के पास कितने की है, इसमें से लेस कर देंगे, 3,90,000 में से हमें लेस कर देने 13,500, तो वैल्यू रह जाएगी हमारी 3 लाख ये रह गया 6 और 3 9 और 10, 3,76,500 ये वैल्यू रह जाएगी आपकी। तो अब आपको जो लोडिंग कैंसिल करनी है वो इस वैल्यू पे कैंसिल करनी है, क्योंकि रिमेनिंग बैलेंस हमारा ये है। जब आप लोडिंग कैंसिल करोगे ये डेबिट साइड दिखाएगा, इसके क्रेडिट साइड बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब आप इसके ब्रैकेट में लिखोगे लोडिंग, आपने लोडिंग कैंसिल करने के लिए इसको क्रेडिट किया है, ये आपने रिटर्न के लिए क्रेडिट किया था, ये आपने लोडिंग कैंसिल करने के लिए। अब लोडिंग इसमें कितना इंक्लूड है, ये वैल्यू है 120% की, आपको चाहिए 20% की, इसको 6 से डिवाइड कर लो आप, ये रह गया 6 और ये रह गया आपका 1 2 आ गया 3 1 नहीं 4 आ गया यहाँ से, तो ये आ गया आपका 7 3 रह गया 5 62,750। तो आपने जो लोडिंग कैंसिल की वो 62,750 की कैंसिल कर दी, ठीक है।
अभी आपने लोडिंग कैंसिल कर दी गुड्स सेंड पे। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ये कहता है टोटल सेल और कैश सेल, और उसके बाद डेटर्स एंड डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। तो एक चीज़ अब तक हमने स्टडी नहीं की है, आज कर लेते हैं कि जब भी आपको डेटर्स का या स्टॉक का आपको बैलेंस दे रखा हो तो आपको दो अलग अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ सकते हैं, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट और मेमोरेंडम डेटर्स ब्रांच अकाउंट। ये आप प्रिपेयर करते हो हेड ऑफिस की बुक्स ऑफ अकाउंट में ही। मेमोरेंडम इट मीन्स समरणीय बेसिस आप प्रिपेयर करते हो, इनको आपने ब्रांच डेटर अकाउंट, बस आपने मिसिंग फिगर कैलकुलेट करने के लिए प्रिपेयर करना है ब्रांच डेटर अकाउंट। ब्रांच के डेटर्स अकाउंट आप प्रिपेयर करो, तो इस क्वेश्चन में हमें ब्रांच का डेटर अकाउंट ही प्रिपेयर करना है, बाकी प्रिपेयर नहीं करने। क्यों प्रिपेयर करने हैं, कैसे आपको पता चलेगा, जब भी आपको क्वेश्चन में डेटर्स और कैश सेल और क्रेडिट सेल ऐसा कुछ दे रखा हो तो आपने ज़रूर प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। अब क्यों प्रिपेयर करना है, धीरे धीरे आपको इसी क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। देखो मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अब ये ब्रांच के डेटर्स का अकाउंट है, डेटर्स एसेट होते हैं, एसेट्स जब भी इंक्रीज होता है डेबिट, जब भी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस हमें कितना दे रखा है डेटर्स का, वो दे रखा है हमें, ओपनिंग बैलेंस डेटर का दे रखा है 25,000, और क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है बाय बैलेंस CD। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा, CD ये हमें दे रखा है 33,000, ठीक है। बाय बैलेंस CD ये है 33,000। अब उसके बाद हमें कैश और क्रेडिट सेल दे रखी है। कैश सेल का कोई लेना देना नहीं डेटर से, क्योंकि वो तो डेटर क्रिएट ही नहीं हुए। जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो हमारे डेटर क्रिएट होते हैं, जब क्रेडिट सेल करेंगे तो हमारे डेटर क्रिएट होंगे, हमारे डेटर्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो वैल्यू जब इंक्रीज़ होगी तो हम डेबिट साइड उसे डेबिट करेंगे उसे, तो डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे, टू सेल्स। सेल्स हमने कितने की है, क्रेडिट्स हमें दे रखी है टोटल सेल और कैश सेल। तो अगर हम टोटल सेल में से कैश सेल लेस करें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी क्रेडिट सेल कितनी है। टोटल सेल आपको दे रखी है 5,20,000 की, और कैश सेल आपको दे रखी है 2,25,000 की। अगर आप लेस करते हो इसमें से तो ये वैल्यू रह जाती है आपकी 2,95,000। 2,95,000 की आपकी क्या है, कैश सेल, क्रेडिट सेल है, सॉरी। तो आपने क्रेडिट सेल की है 2,95,000 की आपकी क्रेडिट सेल आ गई, ठीक है। अब डेटर से रिगार्डिंग और कुछ आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में, डिस्काउंट ऑन डेटर। अब आपने डेटर्स को डिस्काउंट अलो किया है, तो जब आप डेटर्स को डिस्काउंट अलो करोगे तो उनकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उनसे आपको कम पैसे रिसीव होंगे। तो जब डिक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय डिस्काउंट। डिस्काउंट आपने अलो की 1,900 की, ठीक है। अब आप टोटल करोगे, जब टोटल आप करते हो दोनों साइड का, तो इस साइड का टोटल आपका आता है 3,20,000। इस साइड का टोटल भी आपका 3,20,000 आना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ न कुछ मिसिंग है हमारा। अब वो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, यहाँ हम दिखाएंगे बाय। अब क्रेडिट साइड में हम क्या दिखाते हैं, जब पेमेंट रिसीव करते हैं तो वो क्रेडिट साइड दिखाते हैं ना, क्योंकि हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। उसे डेटर्स की वैल्यू जब वो पेमेंट कर देते हैं तो डिक्रीज़ होती है, तो डिक्रीज़ होती है तो क्रेडिट साइड हम लिखते हैं बाय बैंक। अब हमें यहाँ से पता चलेगा कि हमने साल के दौरान डेटर से कितनी वैल्यू या कितनी अमाउंट कैश रिसीव की है। तो 3,20,000 में से आप लेस कर दोगे 33 और 34,900, तो आपके पास बैलेंस रह जाएगा 2,85,100। तो ये बैलेंस आपका आ गया जो आपने साल के दौरान रिसीव किया, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हमें ये चाहिए था। अब हम क्या करते हैं, अपना जो ब्रांच अकाउंट है वो कंटिन्यू करते हैं। अब डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस आप कहाँ शो करोगे, डेबिट साइड, क्योंकि एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड हम शो करेंगे। वैल्यू ओपनिंग बैलेंस हमारा 25,000। क्लोजिंग बैलेंस डेटर का आप कहाँ शो करोगे, क्रेडिट साइड डेटर्स, ये था आपका
33,000। डिस्काउंट आपको यहाँ कहीं शो नहीं करनी है ब्रांच अकाउंट में, क्योंकि वो आप यहाँ एडजस्ट कर चुके हो जब आपने कैश रिसीव वाला कंसेप्ट किया है। तो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। अब उसके बाद हमें दे रखी है सेल और क्रेडिट सेल। जब सेल करता है ब्रांच तो पैसे हेड ऑफिस को वो क्या करेगा, सेंड करेगा। जब पैसे सेंड करता है तो ब्रांच के रूप में उसके डेटर की जो वैल्यू वो डिक्रीज हो जाती है हेड ऑफिस में के बुक्स ऑफ अकाउंट में। जब डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट करते हैं ब्रांच को, तो क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। अब ये हमने पहले ही डिस्कस किया था, बाय बैंक में हम क्या क्या लिखते हैं, कैश सेल। कैश सेल जो आपने की है, कैश सेल आपकी कितनी है, 2,25,000, ये आपकी कैश सेल है। और उसके बाद आप क्या लिखोगे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। आपने जो डेटर से अमाउंट कलेक्ट किया है वो आपने कलेक्ट किया है 2,85,000, ठीक है। तो आप ये वाली अमाउंट यहाँ शो कर दोगे। अब इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं, ये भी मैं रफ कर देता हूँ। अब आपने डेटर्स का जो कंसेप्ट है वो रिकॉर्ड कर दिया, कैश सेल क्रेडिट सेल आपकी दोनों रिकॉर्ड होगी, डेटर्स का बैलेंस रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद डिस्काउंट ऑन डेटर ये रिकॉर्ड हो गया। अब उसके बाद है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जब आप पे करते हो, हेड ऑफिस पे करता है ब्रांच के, तो एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे कर रहा है ब्रांच के, तो कुछ पैसे जैसे उसे दे रहा है, जब उसे कुछ पैसे दे रहा है तो इट मीन्स वो डेटर्स के रूप में उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे, टू बैंक। अब बैंक किस किस के लिए, एक तो हमारा है रेंट एंड टैक्सीज, RNT लिख रहा हूँ उसके लिए। रेंट एंड टैक्सीज हमारे दे रखे हमें 12,000 की। उसके बाद हमें दे रखा है सैलरी। सैलरी का अमाउंट है हमारा 22,000। और नेक्स्ट हमें दे रखा है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं अमाउंट 7,500। वैसे तो ये तीनों का टोटल मिला के हमें यहाँ लिखना चाहिए था, यहाँ लिख के टोटल करना चाहिए था, लेकिन स्पेस के चलते मैं यहाँ ही लिख रहा हूँ, स्पेस कम होने के चलते, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक्सपेंसेस नोट डाउन कर दिया। अब उसके बाद है गुड्स इन ट्रांजिट एज ऑन 31 मार्च 2012। जब गुड्स आपकी ट्रांजिट में होती है तो आप एंट्री क्या करते हो, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ब्रांच आप क्रेडिट करते हो तो क्रेडिट साइड आप क्या लिखोगे, बाय गुड्स इन ट्रांजिट। अब ट्रांजिट में कितनी आपकी गुड्स, वो आपको वैल्यू दे रखी है 6,600। अब इस पर भी जो हमारी लोडिंग इंक्लूड होगी, इसकी लोडिंग कैंसिल करने के लिए इसके रिवर्स एंड इसके अपोजिट साइड डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे, टू गुड्स इन ट्रांजिट। अब ये जो गुड्स इन ट्रांजिट के ये कई बार बैलेंस में भी आप शो कर देते हो, कई बार अलग से भी शो कर देते हो, आप जिस मर्जी तरीके से शो कर दो, दोनों ठीक है। तो गुड्स इन ट्रांजिट इसमें कितनी वैल्यू इन्वॉल्व है लोडिंग की, 6,600 वैल्यू है। 120% के लिए हमें चाहिए 20% के लिए, इट मीन 6 से हमें डिवाइड करना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1,100, ठीक है। तो ये गुड्स इन ट्रांजिट हमने रिकॉर्ड कर दी और उसके जो लोडिंग इंक्लूड थी उसको भी कैंसिल हमने कर दिया। अब उसके बाद लास्ट हमें दे रखा है कंप्यूटर परचेज बाय हेड ऑफिस फॉर द ब्रांच। हेड ऑफिस ने कंप्यूटर के लिए परचेज की है कंप्यूटर, तो ब्रांच के लिए जब कंप्यूटर परचेज करेगा हेड ऑफिस तो ब्रांच के लिए एक्सपेंसेस कर रहा है। जब एक्सपेंसेस करता है तो डेबिट साइड टू हम क्या लिखेंगे, बैंक। अब हम यहाँ शो कर देंगे कंप्यूटर कि कंप्यूटर बाय करके दिया है ब्रांच को, कंप्यूटर बाय करके दिया है 32,000 का, और हमें दे रखा है कि इस कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है 15% से। अब डेप्रिसिएशन को हम यहाँ डेबिट साइड एक्सपेंसेस के रूप में शो नहीं करेंगे क्योंकि ये कैश एक्सपेंसेस नहीं है और ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में डेप्रिसिएशन के लिए कोई लेन देन नहीं होता, ठीक है। तो अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे करेंगे, ये जो कंप्यूटर हमने हैंड ओवर किया है ब्रांच को एसेट है, ये इसका ओपनिंग बैलेंस है, जब हमने परचेज करके दिया तो ये डायरेक्टली परचेजिंग वैल्यू है। अब इसका क्लोजिंग बैलेंस भी तो रहेगा डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद। तो जब हम यहाँ कंप्यूटर को क्लोजिंग बैलेंस में इन्वॉल्व करेंगे, वैल्यू थी हमारी 32,000 टोटल वैल्यू थी जब हमने बाय किया। डेट हमें नहीं दे रखी तो हम डेप्रिसिएशन जो फुल ईयर की चार्ज करेंगे लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम 15% की रेट से चार्ज करेंगे, तो 32,000 का अगर आप 15% कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 4,800।
जब आप इसमें से 4800 लेस करोगे तो वैल्यू आपकी रह जाएगी 27,200। तो ये आप डेप्रिसिएशन इस तरीके से शो करते हो, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से सारे के सारे बैलेंसेस रिकॉर्ड हो गए और कुछ आपका रहा नहीं। तो अब हम क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं दोनों साइड का। जब हम टोटल करेंगे दोनों साइड का तो इस साइड का टोटल आपका आएगा 39 और 33, ये आपके हो गए 72 और 1 लाख हम एज्यूम कर लेते हैं, 800 इसके कंपनसेट करते हैं, 1 लाख 1,05,800, 1,05,800, 1 लाख 2 लाख 1 लाख 3,90,000, 3,90,800 यहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ तक का टोटल। अब 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख 5 और 6,15,800 यहाँ तक का। अब इसमें आपको ऐड करने हैं 62 और 13, ये आपके हो गए 75 और 5 80 आप इसमें ऐड करो तो ये हो गया आपका 6,95,800। अब बाकी की और ऐड कर लो, 6,86,000, 6,87,000, तो ये जो आपका अमाउंट आएगा 6,97,650, ये टोटल आ जाएगा। आप कैलकुलेटर की मदद से करोगे तो ये जो अमाउंट है हमारी मिस्टेक है, यहाँ 100 भी आएगा। एक बार क्रॉस चेक हम कर रहे हैं। बाकी ठीक है। अब इस साइड का टोटल आप करो, इस साइड का टोटल कितना बैठता है आपका 3,90,000 प्लस 4,15,000, 4,15,000 प्लस 33 4,48,000, 4,48,000 प्लस 4,50,000, 4,60,000, 4,60,000 प्लस 22 4,82,000, 4,82,000 प्लस 4,90,000, 4,96,000, 4,97,000, 4,97,000 प्लस 32,000, ये आपका आ गया 5,29,100। तो आप लेस कर दो 6,97,650 में से 5,29,100 आप लेस कर दो, तो ये आपके पास वैल्यू रह जाती है, यहाँ रह गया 550 और ये रह गया आपका 8 और यहाँ रह गए 8 में से 2 जाए 6 और यहाँ 1,68,000। अब आपका जो प्रॉफिट आया वो आया, आप यहाँ शो करोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो आपका आ गया 1,68,550। दोनों साइड का टोटल आपका है 6,97,650 रुपीज़। तो इस तरीके से आपको ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है अगर गुड्स इनवॉइस प्राइस पे सेंड की जाती है तो। अब इस पे बेस 2 या 3 क्वेश्चन आपके वो सोल्व कर लेना, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है।